हेलो नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है वाचन विधि। 11 नंबर की विधि है। इससे पहले मैंने 10 विधियाँ कंप्लीट करा दी है। आप पहले वाले वीडियो जाकर देख सकते हैं। वाचन विधि पुरानी विधि है और लिखित सामग्रियों को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करना ही वाचन कहलाता है। वाचन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, शेस्वर वाचन और मौन वाचन। शेस्वर से में सहित स्वर सहित वाचन किया जाता है, उसे शेस्वर वाचन कहते हैं। शुद्ध उच्चारण हेतु शेस्वर वाचन किया जाता है। मौन वाचन अर्थ ग्रहण करने हेतु किया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि 12वीं विधि है। इसे भाषा अनुवाद विधि भी कहते हैं। सबसे पहले फ्रांस में शुरू हुई थी ये विधि। अंग्रेजी सीखने के लिए इस विधि में दूसरी भाषा का व्याकरण पढ़ाते समय उसका अनुवाद मातृभाषा में कर लिया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि को भारत में प्रथम प्रयोग रामकृष्ण गोपाल भंडारकर द्वारा संस्कृत किए जाने के कारण इसे भंडारकर विधि भी कहते हैं। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर द्वारा इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया और इसीलिए इस विधि का नाम भंडारकर विधि भी है। इस विधि के गुण हैं, दूसरी भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में अनुवाद करने से सीखने में सुगमता मिलती है। 13वीं विधि है व्यक्तिरेक विधि, अंतर, भिन्नता, भेद या तुलना इस विधि को कहते हैं। इस विधि में सिखाई जाने वाली दूसरी भाषा के व्याकरण के साथ साथ मातृभाषा के व्याकरण बताते हुए दोनों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है और इनमें अंतर स्पष्ट किया जाता है। 14वीं विधि है भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि इस विधि में दूसरी भाषा सिखाने हेतु व्याकरण के व्याकरणिक ज्ञान पर बल दिया जाता है, न कि व्याकरण को एक विषय के रूप में अलग पढ़ाने पर। भाषा संसर्ग विधि को व्याकृति विधि भी कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत छात्र को दूसरी भाषा भी अनुकरण से ही सिखाने पर प्रेरित किया जाता है। छात्र धीरे धीरे अनुकरण करते हुए दूसरी भाषा को भी अपना लेता है। इस विधि के दोष है, इस विधि से सीखी भाषा का व्याकरण पक्ष कमजोर रह जाता है। 15वीं विधि है प्रत्यक्ष विधि, प्रतिधन, अक्षी, यण संधि। इस विधि में छात्र को संज्ञाओं का ज्ञान देने हेतु उनके चित्र एवं नाम उनके सामने रखे जाते हैं। इनको देखकर पहचानते हुए छात्र संज्ञाओं का ज्ञान कर लेता है। भाषा वर्णमाला में भी इसी विधि का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऐसे अनार। विशेष ऐसे अनार और अनार को प्रत्यक्ष रूप से ला करके दिखाया जाता है। जैसे विशेष है, इस विधि के अंतर्गत मातृभाषा का प्रयोग निषेध किया जाता है, मतलब इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। 16वीं विधि है अभिकर्मित अनुदेशन विधि। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम की जटिलता विशेष बालकों हेतु जटिलता को दूर करने के लिए उसे छोटे चरणों में विभक्त कर छात्रों को स्वाध्याय सेल्फ स्टडी हेतु वितरित कर दिया जाता है। प्रकार दो प्रकार के, हिंदी में अभिकर्मित अनुदेशन दो प्रकार के हैं, जबकि साइकोलॉजी में अभिकर्मित अनुदेशन को 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी में 2 प्रकार हैं, रेखीय और शाखीय। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन स्किनर द्वारा दिए गया 1954 में। शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन नॉर्मन क्राउडर द्वारा 1960 में दिया गया। भारत में इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1963 में किया गया और 1966 में इसी के तर्ज पर 500 लोगों का एक समूह IAPL इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग का गठन किया गया और जिसमें इस विधि को और भी लोकप्रिय बनाया गया। दूरस्थ विधि 17वीं विधि है। इसके अंतर्गत छात्र विद्यालय एवं शिक्षक से दूर रहकर पत्राचार से प्राप्त वर्गीकृत पाठ्यक्रम का स्वाध्याय सेल्फ स्टडी करता है, हुआ ज्ञान ग्रहण करता है। विशेष इसके अंतर्गत भाषा संवर्धन हेतु साप्ताहिक एवं पाक्षिक भाषा संवर्धन गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। तो आज हमने पहले वाचन विधि, फिर व्याकरण अनुवाद विधि जिसे भंडारकर विधि भी कहा जाता है, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम
रामकृष्ण गोपाल भंडारकर द्वारा किया गया जो संस्कृत भाषा के। और 13वीं विधि हमने व्यक्तिरेख विधि पढ़ी जिसे तुलना विधि भी कहते हैं। 14वीं विधि हमने भाषा संसर्ग विधि के पढ़ी जो इसे अव्याकृति विधि भी कहते हैं। 15वीं हमने प्रत्यक्ष विधि पढ़ी जिस चीज़ का प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्रयोग किया जाता है। और इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, रोक है मातृभाषा पर। अभिक्रमित अनुदेशन विधि 16वीं। और 17वीं विधि हमने दूरस्थ विधि पढ़ी। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।